अगर कोई औरत वायरल उसको कोई इन्फेक्शन है या उसको हेपेटाइटिस है, तो क्या वो माँ जो है वो अपने बच्चे को भी आगे डिलीवर कर सकती है ये बीमारी, या वो नॉर्मल जो है वो उसकी डिलीवरी हो सकती है? डॉक्टर तनवीर, अगर किसी को माँ को हेपेटाइटिस है तो उसमें डिफरेंट आगे टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें पहले लिवर एंजाइम्स आ जाती हैं, उनका लेवल देखा जाता है। इसके अलावा फिर पीसीआर कराया जाता है वायरल लोड देखने के लिए। अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसमें सेफ ये होता है कि उसकी हम डिलीवरी सर्जिकल करें, यानी कि सिजेरियन। क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, एक्टिव वायरल लोड की स्टेटस होगा तो उसमें बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर अवॉइड किया जाता है कि उस रूट की बजाय हम सिजेरियन डिलीवरी करें। इसी तरह अगर वायरस जो है वो एक्टिव नहीं है, रिएक्टिव फॉर्म में नहीं है, पीसीआर लेवल जो है वायरल लोड हमें लो है, तो उसमें हम अगर नॉर्मल डिलीवर हो रही है और कोई ऑब्स्टैटिकल इंडिकेशन है तो वो मदर जो है नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल भी ले सकती है और डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। ठीक हो गया। यानी डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आप ये समझती हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस या एड्स या इस तरह की कोई बीमारी है तो वो माँ प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव भी कर सकती है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू भी कर सकती है? जी बिल्कुल, उसमें लेकिन मैं एडिशन ये करूंगी, वो कंसीव कर सकती है और डिलीवर भी कर सकती है, लेकिन डिलीवरी में एक तो वही HIV, चाहे एड्स हो चाहे हेपेटाइटिस हो, तो वायरल लोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूट ऑफ डिलीवरी डिसाइड करने के लिए कि वो नॉर्मल की तरफ जा सकती है या डायरेक्ट सिजेरियन करना है। और दूसरी बात ये है कि जब ये बीमारी चाहे एड्स या हेपेटाइटिस बी या सी होगा, सी का तो फिलहाल कोई वैक्सीनेशन या इलाज नहीं अवेलेबल, बाकी अगर एड्स है तो उसमें यह कि माँ को चाहिए कि वो प्रेगनेंसी में अपने आप को बुक कराए, क्योंकि हुकूमत के डिफरेंट सेंटर्स मेन टर्शियरी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे मुफ्त दवाई मिलती है, फैमिली ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाती है, और एक्सटेंडेड फैमिली ट्रेसिंग में भी घर वालों को भी दवाई दी जाती है, और नियोनेट जो बच्चा डिलीवर होता है उसको भी दवाई दी जाती है। तो उसको चाहिए कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसको छुपा के ना रखे, ताकि वो आगे भी ना फैले, और जो हेल्थ प्रोफेशनल डिलीवर कर रहे हैं उनको भी उससे कांटेक्ट ना हो। उसने बताया हुआ होगा, रजिस्टर कराया हुआ होगा और दवाई ले रही होगी, तो फिर ट्रांसमिशन का रिस्क भी बढ़ जाएगा और उसकी डिजीज कंट्रोल में रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हिफाजती टीकाजात जो प्रेगनेंसी के दौरान लगते हैं वो कब शुरू होते हैं और कब तक लगते हैं? अच्छा डॉक्टर तनवीर, हिफाजती टीकाजात एक्चुअली प्रेगनेंसी रिलेटेड तो कोई हिफाजती टीकाजात नहीं है। ठीक है। और कोई भी, जिस अक्सर लोगों का सवाल है कि जी प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन लगवाई जा सकती है और कौन सी नहीं, जितनी भी लाइव वैक्सीन हैं जिनमें लाइव वायरस होता है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी सख्ती से मना है। ठीक है। और किल्ड वायरस वाली वैक्सीन जिनमें वायरस जिंदा नहीं होता वो प्रेगनेंसी में सेफ है, जैसा कि टेटनस टॉक्साइड अक्सर ये है। अब तो ये कि सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाता है, स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन अप टू द मार्क होती है, इसलिए उस तरह से कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रीवियसली आपने सुना है 7वें माह का टीका, 8वें माह का टीका, ये किल्ड वैक्सीन होती थी टेटनस टॉक्साइड की, ये लगवाई जाती है, जो कि अभी भी कुछ लोग लगवाते हैं, तो इसका नुकसान कोई नहीं है। तो अदरवाइज कोई और रूटीन वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ हमने देखा है कि कुछ स्टीरॉइड की डोज भी दी जाती है बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस देने का क्या फायदा होता है? अच्छा, स्टीरॉइड जो है प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, कुछ खास प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें हम एंटीसिपेट करते हैं कि यहाँ पे प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या फिर जहाँ पे अक्सर डायबिटिक खवातीन जो होती हैं, क्योंकि जो डायबिटिक खातून का बच्चा होता है वो आम बच्चे की निस्बत ग्रोथ में पीछे होता है और उसमें 3 से 4 हफ्ते वो पीछे रह जाता है। जिस तरह अगर एक नॉर्मल खातून जिसको हामला खातून जिसको शुगर नहीं है, उसका बच्चा 9वें माह पे है, और एक दूसरी खातून जिसका बच्चा 9वें माह पे है और वो शुगर वाली है, तो वो 9 माह का बच्चा 8वें माह के बच्चे के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। यानी उसके खास तौर पे फेफड़े तैयार नहीं हुए होंगे, फूले नहीं होंगे डिलीवरी के बाद, तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपने सुना होगा, यानी सांस के मसाइल होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटिक्स में और इसके अलावा ऐसी कुछ खास कंडीशन जहाँ पे आपको लग रहा हो और आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि जी ये खातून टर्म से पहले, टर्म को हम 37 वीक्स डिफाइन करते हैं कि यानी 37 वीक से पहले इसमें डिलीवरी होने का चांस है, तो वहाँ पे हम स्टीरॉयड की एक डोज 8वें माह पे देते हैं, ताकि बच्चा जब डिलीवर हो तो वो ऑलरेडी उसको स्टीरॉयड के इफेक्ट में उसके फेफड़े इस काबिल होंगे कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होगी। लेकिन ये हर प्रेगनेंसी में लगाना खतरनाक चीज़ है, हर प्रेगनेंसी में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक फीमेल जो है वो अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी में क्या ऐसी एक्सरसाइज या अपना लाइफस्टाइल रखे कि उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सके? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन। कोई ख़ास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होती जो कि आपको इंश्योर कराए और गारंटी दे कि जी आप नॉर्मल डिलीवरी की ही तरफ जाएंगे। हाँ, कुछ खास चीज़ें हैं जो कि एक प्रेग्नेंट खातून को अडेप्ट करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। अब उनमें क्या आ जाएगा, एक तो ये कि जिस तरह शुरू के 3 माह फॉलिक एसिड ज़रूर ले, अपनी इनिशियल 3 मंथ्स में बुकिंग ज़रूर कराए, बेसलाइन टेस्ट,
और एक डेटिंग स्कैन पहले 3 माह में लाजमी करवा ले, क्योंकि डेटिंग स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब एंड पे डिलीवरी का टाइम हो, कोई बच्चे की ग्रोथ का प्रॉब्लम या डिलीवरी का टाइम का इशू आ रहा हो, तो डेटिंग स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टू डिसाइड द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये हो गया। इसके अलावा उसको, जिस अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी 2 लोगों का खाना खाना है चूंकि खातून हामला है, या एक्स्ट्रा पराठे और इस तरह की चीजें, तो दिस इज नॉट मेडिकली रिकमेंडेड, और इसका मेडिकली प्रूवन फायदा तो नहीं, नुकसान डेफिनेटली देखा गया है। वेट गेन हो जाएगा। एग्जैक्टली नुकसान यही, वेट गेन हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और वेट आपको पता है चढ़ता तो आराम से, उतारते हुए आपको अलग पता जाता है। फिर ऑब्वियसली मतलब यू आर ऑन अ न्यू जर्नी ऑफ मदरहुड, तो बजाय इसके आप बॉन्डिंग करें, बच्चे को एंजॉय करें, आपको एक वजन का मुसीबत पड़ जाएगी, और पहली बच्चे की दफा ही आपका वजन चढ़ गया तो यानी आगे देयर इज मोर एंड मोर टू कम। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल खाएं, आपने अपने हिस्से का ही एक पोर्शन ही खाना है, नॉट द 2 बंदों का खाना, लेकिन आपकी डाइट जो है वो रूटीन में भी हेल्दी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में इट शुड बी मोर हेल्दी एंड मोर न्यूट्रिशियस। आप सारे कंपोनेंट्स लें, आपको कोई चीज़ मना नहीं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए इफेक्टिव होता है। अक्सर लोग पानी पीना कम कर देते हैं। दूध बहुत वाइटल है, उससे कोई पेट नहीं फूलता। मीट आपने लेना है, प्रोटीन अपना पूरा करना है। अगर आपको एनिमल सोर्स से प्रॉब्लम है, गोश्त नहीं खा सकते, मटन नहीं खा सकते, बीफ नहीं खा सकते, दालें ले लीजिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो बहुत इफेक्टिव है, उनमें बल्कि वो फोर्टिफाइड होती है, रिच होती है फॉलिक एसिड में, जो कि बच्चे की न्यूरल ड्यूब यानी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हैं उनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, जिंक होता है, जो कि आपके एनर्जी लेवल को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सारे कंपोनेंट्स लें, अनलेस आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई खास ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको कुछ खास डाइट्स जो है मना है। जिस तरह डायबिटिक्स में ऑब्वियसली आपको शुगरी कंपोनेंट्स जो हैं वो मना होते हैं, आप उनकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या थोड़ा वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, लेकिन रेगुलरली आपको अपनी शुगर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा पराठे, नान, शारमे, पिज्ज़ाज, बर्गर, ऑल फिजी ड्रिंक्स, ये सारी अनहेल्दी चीज़ें, ये आप कभी जायके के लिए शौकिया थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी और इवन आउट ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये आपको आपकी मेटाबॉलिज्म को, आपकी वेट को डिस्टर्ब करेंगे और प्रॉब्लम में एंड अप करेंगे। तो इनका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई भी नहीं है।